नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह आंगू से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व में डेटा उपलब्धता के लिए प्रौद्योगिकी को सर्वसुलभ बनाने का आह्वान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आपूर्ति श्रृंखला की बाधा, ऋण संकट तथा ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक सुरक्षा विश्व के सामने प्रमुख चुनौतियां। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने का आह्वान किया। संघ लोक सेवा आयोग ने लोक सेवा परीक्षा 2023 प्रारंभिक के परिणाम घोषित किए। बैडमिंटन में एचएस प्रणॉय BWF इंडोनेशिया सुपर 1000 टूर्नामेंट में भारत की कमान संभालेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व में डेटा उपलब्धता और प्रबंधन का अंतराल कम करने के लिए प्रौद्योगिकी को सर्वसुलभ बनाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि डिजिटीकरण से भारत में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्च गुणवत्ता के आंकड़े, सार्थक नीति निर्माण, कुशल संसाधन आवंटन और जनसेवा की प्रभावी आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग लोगों को सशक्त बनाने, डेटा तक पहुंच सुलभ करने और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण देशों के लिए विकास प्रमुख मुद्दा है और उन्हें संधारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यक कार्य योजना के बारे में पूरे विश्व को मजबूत संदेश देना होगा। प्रधानमंत्री आज वीडियो संदेश के माध्यम से वाराणसी में G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण दुनिया के दक्षिणी देशों पर गंभीर असर पड़ा है, जबकि भू राजनीतिक तनावों ने खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट को जन्म दिया है। इन स्थितियों में इन देशों का निर्णय पूरी मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से आरंभ हुई विकास मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक कल तक चलेगी। 200 से अधिक प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पारंपरिक भारतीय दर्शन का उल्लेख किया, जो प्रकृति अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि भारत में नदियों, वृक्षों, पर्वतों और समस्त प्रकृति के प्रति महान आदर का भाव है। G20 देशों के समक्ष विकास का मॉडल रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 100 से अधिक सुविधा वंचित आकांक्षी जिलों में लोगों के जीवन में सुधार का प्रयास किया है। ये जिले अब विकास के उत्प्रेरक के रूप में उभर रहे हैं। श्री मोदी ने G20 देशों के विकास मंत्रियों से विकास के इस मॉडल का अध्ययन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 का एजेंडा प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्त्री पुरुष की समानता और महिला सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत केवल महिला सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि वो महिला नित विकास की ओर उन्मुख है। उन्होंने कहा कि महिलाएं विकास का एजेंडा तय कर रही है और वे परिवर्तन के वाहक भी है। उन्होंने महिला नित विकास के लिए कार्य योजना अपनाने का आग्रह किया। काशी के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सदियों से ज्ञान, गहन चिंतन, विचार संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। इसके साथ ही काशी भारत की विविधतापूर्ण विरासत को रेखांकित करते हुए देश के सभी भागों के लोगों का समागम स्थल भी है। श्री मोदी ने G20 विकास एजेंडा के काशी तक पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि आपूर्ति श्रृंखला की बाधा, ऋण संकट तथा ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक सुरक्षा पर दबावों के कारण वैश्विक स्तर पर आर्थिक बहाली की संभावना धूमिल बनी हुई है। उन्होंने इन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। वाराणसी में G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति तेज करने के लिए 7 वर्ष की महत्वाकांक्षी कार्य योजना बनाई है। ये G20 देशों की एकीकृत और समावेशी कार्रवाई की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। ये कार्य योजना डिजिटल बुनियादी ढांचा और विकास, विशेषकर महिला निर्विकास में निवेश और पृथ्वी को संरक्षित रखने के लिए ऊर्जा विकल्पों में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करती है। श्री जयशंकर ने कहा कि G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक इन विकास मुद्दों पर एकजुटता दिखाने का अवसर है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने का आह्वान किया है। हालांकि श्री मुर्मू ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों के प्रति आगाह करते हुए कहा कि नीति निर्माताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे इस
तकनीक का जिम्मेदारी से उपयोग करने की प्रक्रिया लागू करें। श्री मुर्मू आज पणजी में G20 के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के अधिकारिता समूह के दूसरे शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा, ऑडिटिंग में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए AI और समुद्री अर्थव्यवस्था के ऑडिट में सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री मुर्मू ने कहा कि ज्ञान साझा करने और क्षमता निर्माण के लिए इन संस्थानों के बीच निकट सहयोग आवश्यक है। संघ लोक सेवा आयोग ने लोकसभा परीक्षा 2023 प्रारंभिक के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने कुल 14,626 उम्मीदवारों की अनुशंसा की है। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर देखे जा सकते हैं। यह परीक्षा 28 मई को संचालित हुई थी। मुख्य परीक्षा 15 सितंबर को होनी है। सरकारी ई-मार्केट प्लेस GEM आज से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में खरीदार विक्रेता कार्यशालाएं आयोजित करेगा। GEM सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और अन्य एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य राज्य के विक्रेताओं और खरीदारों के बीच सरकारी ई-मार्केट प्लेस के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी बढ़ाना है और साथ ही किसी समस्या के समाधान के लिए मंच उपलब्ध कराना है। कार्यशाला इस वर्ष 31 अगस्त तक चलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि खरीदार विक्रेता कार्यशाला राज्य के सभी क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा, राज्य के दूर दराज के जिलों के खरीदारों और विक्रेताओं को आवश्यक जानकारी और संसाधन उपलब्ध कराकर उन तक इस मंच के लाभों का प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा। चक्रवात बिपरजॉय के बृहस्पतिवार को गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ तट को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग ने चक्रवात के असर से 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी दी है। इनकी गति बढ़कर 150 किलोमीटर तक जाने की भी आशंका है। बिपरजॉय के भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने के बाद मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के तटवर्ती क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। इसे देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने केंद्र सरकार और गुजरात प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल की टीमें राहत और बचाव कार्यों में गुजरात सरकार की सहायता के लिए तैनात की जा रही है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। चक्रवात के सघन होने से मुंबई में भी तेज वर्षा हो रही है। मुंबई हवाई अड्डे पर रनवे बंद करना पड़ा है। इसके कारण कुछ उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और कुछ में विलंब हो रहा है। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। इसका उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ दुनिया भर में बढ़ते आंदोलन को और तेज करना है। इस वर्ष का विषय है सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2002 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य बाल श्रम का दायरा बढ़ाने और इसकी रोकथाम के उपायों पर ध्यान केंद्रित करना था। प्रत्येक वर्ष इस दिवस का उद्देश्य व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को बाल श्रम की रोकथाम और इसकी स्थायी उन्मूलन की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करना है। आज दुनिया भर में लगभग 21 करोड़ 70 लाख बच्चे काम करने को बाध्य हैं। वे स्कूल नहीं जा पाते और उनके पास खेलने के लिए बहुत कम या न के बराबर समय होता है। कई को उचित पोषण या समुचित देखभाल भी नहीं मिल पाती। यह दिवस इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान देने और बाल श्रम से मुक्त दुनिया की दिशा में काम करने के लिए विभिन्न हितधारकों की प्रतिबद्धता दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। इसे लेकर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है। अब यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को समोसा, जलेबी, पिज्ज़ा जैसे नुकसानदेह और अस्वास्थ्यकर भोजन नहीं परोसे जाएंगे। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों पर तीर्थयात्रियों को स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष 120 से अधिक सामुदायिक रसोई स्थापित की जा रही है। भारत के HS प्रणोई कल से शुरू हो रहे BWF सुपर टैलेंट टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। दुनिया के 8वें नंबर के खिलाड़ी HS प्रणोई का सामना पहले दौर में जापान के केंटो निशिमोटो से होगा, जिसके बाद दूसरे दौर में चीन के शियुकी से टक्कर हो सकती है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु और 2021 विश्व चैंपियनशिप रजत पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत अच्छी शुरुआत की कोशिश करेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आय को रिटर्न भरने पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।